देखो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में 23 जनवरी के जेईई मेंस के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन कराए थे 12 सिलेबस के। आज हम 24 जनवरी के जो जेईई मेंस के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के 12 सिलेबस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम कराएंगे। और ये क्वेश्चन भी हमारे जो क्लास नोट्स होते हैं उन्हीं से आ रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से कर सकते हैं। ये आपके अपकमिंग जेईई मेंस के एग्जाम, नीट के एग्जाम और जो बच्चे 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। आप पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ये, पढ़िए। आई इक्वल्स टू आई ए साइन ओमेगा टी प्लस आई बी कॉस ओमेगा टी, देन फाइंड द आरएमएस वैल्यू। ये क्वेश्चन भी हमने अपने नोट्स में डायरेक्ट करवाया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, बहुत इजी वे से। तो आई क्या लिख रखा है, आई इक्वल्स टू आई ए साइन ओमेगा टी प्लस आई बी कॉस ओमेगा टी। अब हमें इसकी आईआरएमएस वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है? आईआरएमएस। और आईआरएमएस का फॉर्मूला होता है आई नॉट अपॉन रूट टू। तो पहले हमें जो ये दो एसी हैं इनकी पीक वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है? पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू निकालने का एक तरीका है फेजर मेथड। कौन सा मेथड? फेजर मेथड। तो अपन लोग क्या करेंगे, आई ए साइन ओमेगा टी का वेक्टर ये बन जाएगा, या ओमेगा टी लिख दो, और आई बी कॉस ओमेगा टी का वेक्टर ये बन जाएगा। क्योंकि साइन का कॉस का कितना डिफरेंस होता है? 90 का। हम उसको लिख सकते हैं आई बी साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो ये 90 रहेगा और ये बन जाएगा तुम्हारा आई बी। तो इसकी जो पीक वैल्यू आएगी तो इसका जो तुम वेक्टर निकालोगे वही आ जाएगा। तो आई नॉट क्या जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। ये हो जाएगा आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर। तो अपना आई आर एम एस वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर अपॉन रूट टू। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें तुम्हारा थर्ड ऑप्शन सही है। इसका एक तरीका और है, हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है? वो आई आर एम एस की जो कॉन्सेप्ट होती है उससे करेंगे। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहले हम करंट का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद उसका क्या लेते हैं? एवरेज। तो पहले हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। तो जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आई ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी आई बी आई ए स्क्वायर आई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दूसरा मेथड है, प्लस 2 आई ए आई बी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसके लिए तुम्हें एक चीज पता होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने नोट्सों में लिखाया तो बच्चों को बताया भी है, साइन थीटा का एक कंप्लीट साइकिल के लिए, किसके लिए? कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज क्या होता है? 0। ऐसे ही कॉस थीटा का भी क्या होता है कंप्लीट साइकिल के लिए? 0। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का, किसका? साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज आता है 1/2। क्या आता है? 1/2। और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज होता है एक साइकिल के लिए 1/2। तो बस हम अब इसका क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज निकाल लोगे तो बिल्कुल यही आंसर आ जाएगा, आई स्क्वायर अपॉन 2, साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 और कॉस स्क्वायर का एवरेज क्या है? 1/2 और इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 0। तब भी हम ये आंसर ला सकते हैं थर्ड। तो इसके दो मेथड थे, एक पी वैल्यू निकाल के, एक आईआरएमएस का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला लगा के। ओके, समझ में आ गया होगा। ये दोनों मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस पर बेस्ड आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में आता है क्वेश्चन। जरा पढ़िए, इस क्वेश्चन बोलोगे देयर इज ए लाइन सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर है सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड है। इसमें क्या है? एक करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो होगी तो पूरे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो होगी। ठीक है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद बी, हमें मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो एक बात होता है,
हमने बताया है कि जब भी सॉलिड सिलेंडर में करंट फ्लो होती है तो सिलेंडर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर से डिस्टेंस आती है उसके प्रोपोर्शनल आती है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है? तो अपन लोगों ने फॉर्मूला याद कर रखा है अंदर के लिए, इनसाइड के लिए, बी इनसाइड म्यू नॉट जे अपॉन टू, जे इज द करंट डेंसिटी, इसको बोल सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन जे की लिख सकते हैं पाई आर, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हमने किसके लिख दिया जे की जगह पे इनटू स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल आर के कैसे प्रोपोर्शनल, और स्मॉल आर सेंटर से क्या है डिस्टेंस, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आर के क्या आती है प्रोपोर्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन आ सकता है या इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इनसाइड जो ग्राफ बनेगा वो प्रोपोर्शनल का बनेगा। आउटसाइड फील्ड क्या होती है? आउटसाइड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, ये आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, ये आर स्मॉल देन कैपिटल आर है। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो आउटसाइड का फॉर्मूला ये है, इनसाइड का फॉर्मूला ये है। तो इसका अगर आप देखोगे तो कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड, इनसाइड प्रोपोर्शनल, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और हम ये बच्चों को बार बार बताते हैं कि ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ए टू सी, तो ए टू सी जम्प मारता है तो कितने का वेवलेंथ इमिट करता है? 2000 एंगस्ट्रॉम का। अब एक स्टेट बी है जो कहीं ना कहीं यहां पर है, और बी से मारता है बी टू सी, तो कितना इमिट करता है वेवलेंथ? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो पूछ रहा है ए टू बी का पूछ रहा है, मतलब हम उन लोगों को जब ए टू हुई ट्रांजिशन होगा तो उस वक्त हमें क्या निकालनी है? वेवलेंथ निकालनी है। तो अपन लोग इस वेवलेंथ को मान लेते हैं लैम्डा 1, इसको लैम्डा 2, इसको क्या मान लेते हैं? लैम्डा 3। तो अपन ने बताया था कि जब ये क्वेश्चन आता है तो इसका डायरेक्ट फॉर्म में याद कर लो, जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो 1/λ1 ये जो एनर्जी होती है वो दो भागों में डिवाइड होती है, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी। तो उससे फॉर्मूला बन जाता है Sc/λ1 प्लस Sc/λ2 इसका, तो इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी Sc/λ3। अगर भूल भी जाते हैं तो कट जाएगा, 1/λ1 बराबर क्या हो गया? 1/λ2 प्लस 1/λ3। तो यहां से अपन लोग λ1 की वैल्यू रख देना 2000, λ3 की वैल्यू रख देना 6000, तो λ2 की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेना 3000 आएगी। कितनी आएगी? 3000। ठीक है, तो λ1 का फॉर्मूला आ भी जाता है, कभी कभी ये ऑप्शन पूछ लिया जाता है। तो λ1 बराबर λ2 λ3 प्लस λ2 λ3। ठीक है, बट हम तो ऐसे निकाल देंगे, तो λ1 बराबर आ जाएगा ये। तो बस ये तुम्हें याद करने वाला फॉर्मूला कि अगर इस तरीके का ट्रांजिशन होते हैं तो जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है लेकिन वेवलेंथ स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, तो ये वेवलेंथ सबसे कम होगी बाकी इन दोनों से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डी, ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो अब हम लोगों ने बताया नोट्स में जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है U इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो वॉल्यूम का इसमें क्या करते हैं अपन लोग? मल्टीप्लाई, और वॉल्यूम क्या होता है? A इंटू डी, प्लेट्स का एरिया, और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो A इंटू डी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? ए ऑप्शन सही आ जाएगा। ए इंटू डी का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए वेक्टर ऑफ मास मूव एंटर्स इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और इसकी डायरेक्शन दे रखी है, तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन दे रखी है और इनिशियल दी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v0, v1 इनिशियल वेलोसिटी,
तो दी वोगली वेवलेंथ हो जाती है h अपॉन एम बी वी नॉट। दिस इज द इनिशियल वेवलेंथ t इक्वल्स टू 0 पर। अब वेवलेंथ पूछ रहा है एट टाइम t। ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, ये नीट के पीवाईक्यू करोगे तो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो यहां भी पूछ लिया ये क्वेश्चन, तो एट टी पे पूछा है, एट टी पर वेवलेंथ पूछी है लैम्डा, तो सेम फॉर्मूला लगेगा h अपॉन एम बी, बट यहां पे वेलोसिटी लगेगी वो टी टाइम की लगेगी, कुछ टाइम लगेगी टी टाइम की। वो कैसे जानेंगे, अपन को पता है कि v बराबर क्या होता है, u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। u वेक्टर कितना है तुम्हारा, u वेक्टर दे रखा है तुम्हारा v नॉट आई कैप, ये u वेक्टर हो गया। a इज द एक्सीलरेशन, और ये एक्सीलरेशन किससे मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है अपन लोग जानते हैं क्यू अपॉन एम, कूलम्ब फोर्स अपॉन मास, और वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है क्योंकि डायरेक्शन की नीड पड़ेगी इसमें। तो ई क्या है तुम्हारा, क्यू तो हो गया इलेक्ट्रॉन, ई हो गया तुम्हारा माइनस ई नॉट के अपॉन एम के कैप। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ई नॉट माइनस के अपॉन एम, तो ये आ जाएगा तुम्हारा वी नॉट माइनस ई वी नॉट अपॉन एम के। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, कौन सा वेक्टर आ गया, ये वेलोसिटी वेक्टर, बट ये आई कैप में था, ठीक है। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। हमें वेलोसिटी वेक्टर नहीं लगाना है यहाँ पे, हमें दी गई वेवलेंथ को करना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ गया। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, अपन लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे पुट कर दोगे तो वो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, उसमें से वी नॉट कॉमन ले लेना, तो वी नॉट कॉमन ले लोगे तो एच अपॉन एम वी नॉट बनेगा, वहां पे लैम्डा नॉट आ जाएगा। तो इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन आ जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। तो क्या रहा है, ई स्क्वायर और ई नॉट स्क्वायर टी और है, यहाँ पे टी स्किप हो गया, टी और लिखना है तुम्हें टी, तो टी स्क्वायर और एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन दे लेना इनमें से कोई यार, थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, देख लेना। हेलो, a plano convex lens of refractive index 1.5 and radius of curvature of curved surface of 20 centimeter represent in air। एक कॉन्वेक्स लेंस है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का 1.5 है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। तो इसके हम लेंस में फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकाल लेंगे, म्यू टू अपॉन म्यू वन, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एफ वन। म्यू टू इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, एयर में रखा है तो 1, आर वन इज द इनफाइनाइट, आर टू की वैल्यू नेगेटिव में रखी जाएगी क्योंकि इसका सेंटर नेगेटिव की तरफ है, तो माइनस के 20 सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 0.5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/20, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ये 4 टाइम 1/20 है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर है, तो माइनस 1.5 तो आ जाएगा 40, तो एफ वन कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। अब सेकंड देखते हैं, देयर इज अनदर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, बट इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, किसमें प्लेस्ड है 1.2 में, मीडियम में। तो ये नहीं, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन लोग F2 निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। म्यू टू लिख देंगे 1.5, क्या लिख देंगे 1.5, तो देखो 1.5 1.2 माइनस 1, आर वन इज द इनफाइनाइट,
R2 रखेंगे -30, क्यों? इसका सेंटर लेफ्ट की तरफ आएगा। सॉल्व कर लो। तो 1.2 एलसीएम ये आ जाएगा 1/30, ये आ जाएगा 0.2 1.2 1.30, ये कट गया, इससे ये कट गया, 30 रखो, 4, ये आ जाएगा हमारा 1/120। तो 1/F1 F2 कितना आ जाएगा 120 F1/F2 पूछा है, तो 40/120 1/3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। कुछ नहीं था, लेंस मेरा फॉर्मूला लगाना था 2 बार, कुछ था नहीं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा सा ये सीख लो, ये प्रॉपर इस तरीके से एक इस तरीके से स्क्वायर है और ऐसे डिवाइडेड है। ये शेडेड एरिया है, ये वाला एरिया शेडेड है, ये वाला शेडेड एरिया है, इसमें केवल हाफ पार्ट शेडेड है, बस इतना। और इससे एक क्यू चार्ज रखा है a/2 डिस्टेंस में। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a/2। सेम यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, सेम यही क्वेश्चन मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेगा। वहां पर एक स्क्वायर था और उसके हाफ डिस्टेंस, साइड के हाफ डिस्टेंस में एक चार्ज क्यू रखा था, और उसके इस सरफेस से हमें एक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे एक इमेजिनरी क्या बना लेंगे, क्यूब बना लेंगे। क्या बना लेंगे? इमेजिनरी क्यूब बना लेंगे, और उस इमेजिनरी क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा? Q/ε0। तो उसके एक सरफेस से कितना मिलेगा? Q/6ε0। एक सरफेस से कितने से? एक सरफेस से। इसमें क्या पूछा है? इसमें एक सरफेस से नहीं पूछा, पूरे से, इसने शेडेड एरिया से पूछा है और बोल दिया कि इतना आएगा। तो बताओ कितना है शेडेड एरिया से? तो देखो Q/6ε0 पूरे से हो गया। ठीक है, अब इसका भी 1/4 ये होगा, 1/4 ये होगा, 1/8 ये होगा। तो शेडेड एरिया से, कौन से एरिया से? शेडेड एरिया से आएगा 1/6 Q/ε0, तो पूरे एरिया से था। इसका कौन सा टाइम? ये 1/4, 1/4, ये कितना? 1/8। तो यहां पर लिखो 1/4, तो दूसरा भी 1/4, और ये कितना? ये एरिया है 1/8। ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर हम इसको सब्ट्रैक्ट करके इसमें से, वो भी कर सकते हैं। Q/6ε0 में से इसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या इन सबको ऐड कर लो। तो ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 1/24, ये भी आ जाएगा 1/24, और ये आ जाएगा 6 है 1/48। इसको ऐड करो, एलसीएम आ जाएगा 48। क्या आएगा एलसीएम? 48 ऐड करोगे तो 2 2 2 1 5 5/48 Q/ε0। ये क्वेश्चन आया था इंटीरियर में, एन की वैल्यू पूछी थी। किसकी वैल्यू पूछी थी? एन की। ये जो एन है वो पूछा था। तो एन क्या आ जाएगा? एन इक्वल टू आ जाएगा, एन इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 5। एन क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इंटीरियर में आया था तो यहाँ पर एन इक्वल टू 5। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा इसमें इनहेंस कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ, एक स्क्वायर लूप है, उसकी साइड लेंथ कितनी रखी है? 1/√2 मीटर। एक करंट है 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग 5 मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। ये फाइनाइट वायर है। कौन सा वायर है? फाइनाइट वायर। और तुम्हारा फाइनाइट वायर से ये एंगल हो जाएगा 45, ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, ये एंगल हमारा 45, और ये एंगल भी क्या? 45। तो अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करते हैं। फाइंड वायर से μ0I/4πr sin अल्फा प्लस साइन बीटा। दीज आर अल्फा एंड बीटाज। ये अल्फा है, तो अल्फा भी कितना है? 45। बीटा भी कितना है? 45। और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू ये निकालनी है। आर की वैल्यू ये आर है, ये वैल्यू क्या है? आर। तो आर क्या हो जाएगा? 1/√2 का भी हाफ, ये आर की वैल्यू हो जाएगी। तो अपन लोग सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू नहीं है 1/√2 का हाफ।
कर लेना। आई की वैल्यू रखी है, सबकी वैल्यू पुट करके एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कर लेना। तो ये इजी क्वेश्चन था, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम इज बेंट फॉर्म ए इक्वेटर ट्रायंगल। सच में ये डायग्राम नहीं था उसमें, बना दिया, लेकिन केवल में लिखी थी। तो अगर कोई वायर 3 पार्ट में डिवाइड होकर ट्रायंगल बनाता है तो 9 ओम के 3 ओम हो जाएंगे, तो 3 ओम डिवाइड हो जाएगा। उसके 2 वर्टिसेस के बीच में हमें क्या निकालना है, एक नेट रेजिस्टेंस। तो ये हो गया 3 किसमें हो गए, सीरीज में। हाँ, बट इसका डायग्राम बनाना जरूरी है, ये वाला 9 ओम कन्वर्टेड इनटू 3, ये इंपोर्टेंट था, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा 6, और 6 और 3 किसमें है, पैरेलल में, तो क्या आ जाएगा 2 ओम। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 ओम। ये क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है से। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ। डिक्रीजिंग वेवलेंथ का मतलब है सबसे पहले हाईएस्ट वेवलेंथ लिखनी है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, माइक्रोवेव की। उससे कम किसकी होती है, इंफ्रारेड की, सॉरी उससे कम। और उससे कम वेवलेंथ किसकी होती है, अल्ट्रावायलेट की। और सबसे कम किसकी होती है, एक्सरे की। ये कौन सा ऑप्शन है, सबसे ज्यादा एक, उसके बाद ये, उससे कम अल्ट्रावायलेट, सबसे कम वेवलेंथ होती है एक्सरे की, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी किस इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, एक्सरे की, और सबसे कम वेवलेंथ, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, ये बड़ा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन गेट का है, देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट सर्किट इज 0। आउटपुट किसमें 0 आएगा, ये चेक करना है। तो ये और गेट है और ये नॉट है। और प्लस नॉट क्या होता है, नॉर गेट। कौन सा गेट बन गया, ये नॉर गेट। और नॉर गेट का आउटपुट देखते हैं, 0 का आउटपुट 0, और उसका फिर नोट कर दोगे, तो नोट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1। तो इस वाले केस में आउटपुट क्या आएगा 1। 0 1 का और क्या होता है 1, उसका नोट कर दोगे 0। 1 0 और क्या होता है 1, उसका नोट कर दोगे 0। 1 1 का और क्या होता है 1, उसका नोट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो लास्ट के जो तीनों बीसीडी में आउटपुट क्या आएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बीसीडी। तो इजी क्वेश्चन था, गेट का था, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रिलेटिव शिफ्ट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन पावर इज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। तो P1 दे रखी है 0.1D, तो यहां से F1 निकाल लो, तो आ जाएगी 10 मीटर। P2 दे रखी है 2.5D, तो यहां से F2 निकाल लो 1.P2, ये आ जाएगी तुम्हारी 2/5। कितनी आ जाएगी 2.5 आ जाएगी, या 10.25, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने पूछा है शिफ्ट, पूछी रिलेटिव शिफ्ट। तो रिलेटिव शिफ्ट क्या होती है, डेल्टा F अपॉन F, और इसको कहते हैं F2 माइनस F1 अपॉन F1। F2 की वैल्यू ये रख देना, F1 की वैल्यू ये रख देना, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा इसमें से 1। घर पे आके निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अगर तो अपन लोगों ने F2 F1 निकाल दिए हैं, तो रिलेटिव शिफ्ट का फॉर्मूला होता है डेल्टा F अपॉन F, और F यहाँ पे F रखा जाएगा, ठीक है, कर लोगे, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आए थे बहुत अपनी नोट्स थे, इजी क्वेश्चन थे, बड़े इजी हो जाएंगे। लेकिन जो 24 जनवरी को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन 11th क्लास से आए हुए थे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारी शिफ्ट में क्वेश्चन ज्यादातर 11th के भी हो, 12th के भी हो, 11th के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक 22 के बता दिए हमने लास्ट वीडियो में, 23 के बता दिए और 24 के बता दिए। अब अपकमिंग जो एग्जाम होगा कल का और परसों का, उनके भी हम 12th सिलेबस के बताएंगे। और जब 12th सिलेबस के क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद हम 11th सिलेबस के ऐसे ही हम बिल्कुल 22, 23, 24 के हम वीडियो बनाएंगे। ओके, आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। थैंक यू।